नमस्कार दोस्तों, बच्चों, विद्यार्थियों। आज शुरू करते हैं अपन केमिस्ट्री क्लास और ये बायोमोलिक्यूल का थर्ड लेक्चर है। तो बायोमोलिक्यूल में हम एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने 2 लेक्चर पूरे कर लिए हैं, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के अलग अलग जो टाइप होते हैं, अलग अलग टाइप में मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड्स अलग अलग टाइप रहते हैं। और ओलिगोसेकेराइड्स के भी डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड्स इस तरह के अलग अलग टाइप होते हैं। मोनोसेकेराइड्स में हमने 2 एग्जांपल्स पढ़े, एक तो ग्लूकोज का पढ़ा और एक फ्रक्टोज का पढ़ा, है ना। तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसे होती है, क्या क्या ऐसे ऑब्जर्वेशंस थे जिनके माध्यम से हमने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया। दूसरा, ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होती है, जिसको पायरेनोज स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, है ना। पायरेन से आता है, 5 कार्बन हो, 1 ऑक्सीजन हो, 6 मेंबर रिंग हो साइक्लिक, तो ये पायरेन स्ट्रक्चर होती है। इसके बाद में फ्रक्टोज पे गए रहे, उसमें फ्योरान स्ट्रक्चर होती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, कीटो ग्रुप होता है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो ये इस तरह से मोनोसेकेराइड्स के बारे में हमने इतनी बातें पढ़ी। और मोनोसेकेराइड के बाद में जो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है डाइसेकेराइड्स। तो लेट्स स्टार्ट डाइसेकेराइड्स। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, तो डाइसेकेराइड्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो डाइसेकेराइड्स क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ लिया कि डाइसेकेराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस विद डाइल्यूट एसिड्स और एंजाइम्स यील्ड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईदर द सेम और डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स। तो डाइसेकेराइड्स जो होते हैं, जब किसी एसिड या एंजाइम, डाइल्यूट एसिड या एंजाइम के साथ जब उसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो 2 सेम या डिफरेंट टाइप के मोनोसेकेराइड्स देते हैं। या फिर द 2 monosaccharides are joined together by an oxide linkage formed by loss of water molecules. Such linkage between 2 monosaccharide units through oxygen atom is called glycosidic linkage. देखो, जो डाइसेकेराइड होगा उसका जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें 2 सेम या डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स मिलती है। यानी कि जो डाइसेकेराइड का फॉर्मेशन हुआ है वो कैसे हुआ होगा, 2 मोनोसेकेराइड्स के बीच में से वाटर के रिमूवल से हुआ होगा, है ना। जब वाटर हटेगा, 2 मोनोसेकेराइड्स के जो अल्कोहलिक ग्रुप है OH 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 में से जब H2O हटेगा तो दोनों OH जो है ऑक्सीजन बॉन्ड से लिंकेज फॉर्म कर लेंगे। इस लिंकेज को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी बोलते हैं, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं इस लिंकेज को। ओके, तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। In disaccharides, if the reducing group of monosaccharides, that is aldehyde or ketonic group, are bonded, these are non-reducing sugars. अगर मान लो aldehyde और ketonic group bonded हैं तो वो non-reducing sugars हो जाती है। Example के तौर पे sucrose. On the other hand, sugar in which these function group are free are called reducing sugars. जिसमें एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप अगर फ्रीली अवेलेबल है तो वो रिड्यूसिंग शुगर्स होती है, लेकिन जिसमें फ्रीली अवेलेबल नहीं होती वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होती है। रिड्यूसिंग शुगर में सुक्रोज का नाम ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफी बन सकते हैं। हाँ, फ्रीली अवेलेबल में, क्योंकि देखो इसका खुद का क्या हो सकता है, अगर एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप फ्रीली अवेलेबल है, यानी कि उसने मान लो साइक्लिक बॉन्ड ना बनाया हो और फ्रीली वैसे ही अवेलेबल है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है खुद का, ये खुद का ऑक्सीडेशन हो सकता है, यानी किसी दूसरे का रिडक्शन कर सकती है ना। एल्डिहाइड और कीटोन का जब ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है ना। लेकिन अगर फ्रीली अवेलेबल ना हो, मान लो बॉन्ड फॉर्म कर रखा है, साइक्लिक बॉन्ड जैसे हम देखते हैं, है ना, उस तरह से अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रखा है तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हो जाएगी, है ना। तो रिड्यूसिंग शुगर्स में सुक्रोज है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में एग्जांपल ध्यान में रखना माल्टोज और लैक्टोज का। माल्टोज और लैक्टोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स है, और रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है अपनी, सुक्रोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है तो ध्यान में रखना इस चीज का। नेक्स्ट देखते हैं सुक्रोज का स्ट्रक्चर। सुक्रोज क्या होती है, वन ऑफ द कॉमन डाइसैकेराइड्स इज सुक्रोज व्हिच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D प्लस ग्लूकोज एंड D माइनस फ्रक्टोज। तो जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। ग्लूकोज तो कौन सा मिलता है, D वाला, और फ्रक्टोज भी D वाला, लेकिन इसमें ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी मिलता है, उसमें फ्रक्टोज लिवो रोटेटरी मिलता है।
डी और कैपिटल एल स्मॉल डी और स्मॉल एल से डिफरेंट होते हैं। कैपिटल डी और कैपिटल एल का मतलब क्या है? एल फॉर लेफ्ट, यानी कि OH ग्रुप अगर लेफ्ट साइड लगा हो, नीचे वाले सबसे जो बॉटम मोस्ट कार्बन होता है उसके रिलेट जो ग्रुप होता है CH2OH, उसके रिलेटिव में अगर OH लेफ्ट साइड में लगा हो तो कैपिटल एल, राइट साइड में लगा हो तो कैपिटल डी। इसका डेक्स्ट्रो और लिवो से कोई रिलेशन नहीं होता। अगर डेक्स्ट्रो और लिवो जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है अगर उसको हमें इंडिकेट करना है तो उसके लिए हम प्लस और माइनस यूज करते हैं। तो यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो प्लस मिलता है, फ्रक्टोज माइनस वाला मिलता है, लेकिन दोनों ही क्या है? कैपिटल डी वाले ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो ये सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से मिलता है। ठीक है, अब देखो सुक्रोज का फॉर्मेशन किससे होता है? इसमें अगर हम दो मोनोसैकेराइड्स लें, कौन कौन सी? एक तो लिया अल्फा डी ग्लूकोज और एक लेते हैं बीटा डी फ्रक्टोज। एक तो ले लेते हैं अल्फा डी ग्लूकोज और एक लेते हैं बीटा डी फ्रक्टोज। ये जब दो मोनोसैकेराइड्स लेते हैं और अल्फा डी ग्लूकोज का तो C1 कार्बन और बीटा डी ग्लूको फ्रक्टोज का C2 कार्बन, इन दोनों कार्बन्स के बीच में क्या पाया जाता है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है। यहां से देख सकते हो, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसमें है? ये तो देखो अल्फा डी ग्लूकोज हो गया ये पूरा, इस अल्फा डी ग्लूकोज का C1 कार्बन, और ये है बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज का C2 कार्बन, और उसके बीच में जो वाटर रिमूव करने के बाद में जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है तो उससे पूरा क्या बनता है? हमारा सुक्रोज बनता है। सुक्रोज किससे मिलकर बना? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। तो ग्लूकोज में भी कौन सा? अल्फा डी, और फ्रक्टोज में कौन सा? बीटा डी। ठीक है, सिंस द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पे देखो जो एल्डिहाइड ग्रुप था, जो रिड्यूसिंग ग्रुप्स हैं यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज के, यहाँ पे ये दोनों ही क्या है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। ठीक है, अब देखो अगर ऑक्सीडेशन होगा तो इस पार्ट का होता है ऑक्सीडेशन, या फिर इस पार्ट का होता है ऑक्सीडेशन, है ना? तो ये पार्ट अभी क्या है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में इन्वॉल्व है। इसका मतलब ये इसका खुद का ऑक्सीडेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, यानी कि ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से सुक्रोज क्या एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, ये पार्ट होता है ना एल्डिहाइड और कीटोन वाला, ये वाला, है ना? फ्रक्टोज में तो क्या था? ये कीटोन था। कीटोन क्या करता है? साइक्लिक बॉन्ड बना लेता है। और ग्लूकोज में क्या था? ये एल्डिहाइड वाला ऑक्सीजन है जो साइक्लिक बॉन्ड बना लेता है। अब ये जो कार्बन है वो वही कार्बन है, C1CH होता है ना, CHO C1 कार्बन पे होता है, याद है? ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देखा तो CHO ऊपर ही ऊपर होता है C1 पे। तो C1 वाला जो कार्बन है उस पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, ये एल्डिहाइड ग्रुप क्रिएट कर रहा था, है ना? ये तो एल्डिहाइड ग्रुप क्रिएट कर रहा था ना, ये वाला ही तो C1 के ऊपर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन था। तो ये तो क्या हो गया? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लिया इसने, इस वजह से ये अब रिड्यूस नहीं करेगा क्योंकि इसका खुद का ऑक्सीडेशन अब नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सुक्रोज क्या हो जाती है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाती है। तो याद क्या रखना है? सुक्रोज किससे किससे मिलकर बनी होती है? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का आपको स्ट्रक्चर याद है, अगर आपने बनाना सीख लिया है, जैसे सिंपल है, कुछ नहीं। ग्लूकोज में तो 6 मेंबर रिंग बनानी है जिसमें एक ऑक्सीजन रखना है, और फ्रक्टोज में 5 मेंबर रिंग बनानी है जिसमें एक ऑक्सीजन रखना है, बाकियों पे CH2H OHH OHH और CH2OH, और इस तरह से ये सारे आपको जो फॉर्मूले में H और OH की पोजिशन है वो रख देनी है। ठीक है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर आप अगर याद रख सकते हो तो सीधा फिर सुक्रोज का भी स्ट्रक्चर बना दोगे। ओके, sucrose is dextrorotatory, but after hydrolysis gives dextrorotatory glucose and levorotatory fructose. सुक्रोज जो होता है एक्चुअल में इसकी जो ऑप्टिकली एक्टिवनेस है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। यहाँ पे देखो एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना, सिंस द लिवोरोटेटरी ऑफ फ्रक्टोज इज माइनस में 92.4 डिग्री। जो फ्रक्टोज है वो लिवोरोटेटरी है, माइनस है ना फ्रक्टोज, और ग्लूकोज क्या है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी प्लस था, है ना? देखा हमने। तो यहाँ पे जो फ्रक्टोज का लिवोरोटेटरी उसमें एंगल कितना है? माइनस में 92.4 डिग्री होता है, और जो ग्लूकोज का डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंगल है वो क्या होता है? 52.5 डिग्री होता है।
इसका मतलब हाइड्रोलाइसिस के बाद में जो मिक्सचर बनेगा फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का, इस मिक्सचर में फ्रक्टोज का जो लिवोरोटेटरी नेचर है वो डोमिनेट करेगा। क्यों? क्योंकि फ्रक्टोज जो है, एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल माइनस में 92.4 डिग्री यानी कि एंटी क्लॉकवाइज 92.4 डिग्री रोटेट कर रहा है, जबकि जो ग्लूकोज है उसका एक मॉलिक्यूल प्लस में 52.5 डिग्री रोटेट करता है। तो ओवरऑल नेट, क्योंकि दोनों के इक्विमोलर बनेंगे, ऐसा नहीं है कि एक का ज्यादा एक का कम, दोनों के इक्विमोलर बन रहे हैं, यानी कि समान नंबर ऑफ मोल्स में फॉर्म होंगे जब हम उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे सुक्रोज का। तो अगर इसके भी 100 है इसके भी 100 है, तो जितना नेट रोटेशन फ्रक्टोज क्रिएट करेगा, जितना नेट रोटेशन ग्लूकोज क्रिएट करेगा, तो दोनों का जो मिक्सचर होगा उसमें जो फ्रक्टोज है, क्योंकि वो ज्यादा रोटेशन करता है तो इस वजह से उसका डोमिनेंस रहेगा। उसका डोमिनेंस रहेगा तो जो मिक्सचर होगा हाइड्रोलाइसिस के बाद में सुक्रोज का, उसका जो नेट जो रोटेशन सेंस होगा वो क्या होगा? लीवो रोटेटरी होगा। हालांकि सुक्रोज खुद क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। आई बात समझ में? सुक्रोज खुद, जो ऑर्गेनिक सुक्रोज है, जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से बना हुआ है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, वो खुद तो क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लेकिन जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो जो उसका मिक्सचर बनता है, वो मिक्सचर जो है ओवरऑल नेट क्या है? लिवो रोटेटरी है। इसका कारण क्योंकि फ्रक्टोज का लिवो रोटेटरी सेंस है वो ज्यादा होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी सेंस ग्लूकोज के, है ना, उनका एंगल ज्यादा है 92.4 डिग्री और इसका 52.5 ही है। Thus hydrolysis sucrose bring about a change of sign of rotation, यानी कि जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं सुक्रोज का तो जो चेंज हो जाता है रोटेशन का साइंस पूरा इन्वर्ट हो गया। तो इसलिए इस प्रोडक्ट को हम क्या नाम देते हैं? इन्वर्ट शुगर भी नाम देते हैं। इन्वर्जन हो गया, एक तरह से इन्वर्ट हो गया, पहले डेक्स्ट्रो था अभी लीवो हो गया, तो इसको इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं। फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लीवो एंड द प्रोडक्ट इज नेम एज इन्वर्ट शुगर। ठीक है? हाँ, अगर वाटर हट जाएगा उसमें से, डिहाइड्रेशन करेंगे तब डिहाइड्रेशन करना पड़ेगा, यानी वाटर हटाना पड़ेगा। और फिर वो ये लिवर रोटेटरी होगा। हाँ, वो लिवर रोटेटरी होगा। नहीं, सुक्रोज तो डेक्स्ट्रो, जो उनका मिक्सचर था वो लिवो। मिक्सचर कब है? हाँ, वाटर होना चाहिए। वाटर एक्सेस में होगा तब तो क्या रहेंगे? सुक्रोज और फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज अलग अलग रहेंगे। लेकिन वाटर जब हम रिमूव करने लगेंगे, मान लो हम बॉईल कर रहे हैं या फिर कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट लगा दिया, P2O5 लगा दिया, है ना, इस तरह से डिहाइड्रेट करेंगे तो उसमें से वाटर रिमूव होने का चांसेस बनेगा। तो वाटर जब रिमूव होगा तो क्या हो जाएगा? डिहाइड्रोलाइसिस, यानी उनके बीच में वाटर रिमूव होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आ जाएगा, सुक्रोज बन जाएगा। वो क्या होगा? आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। नेक्स्ट जो डाइसैकेराइड है वो लेते हैं माल्टोज। तो सुक्रोज हो गया, क्लियर है? क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से मिलके बना होता है ग्लूकोज सुक्रोज। ठीक है? और उसका ऑप्टिकली सेंस जो है वो ध्यान में रखना, आपको डेक्स्ट्रो होता है, लेकिन हाइड्रोलाइसिस करोगे तो लीवो हो जाएगा, और कारण ध्यान में रखना। तो ये सुक्रोज होता है डाइसैकेराइड। नेक्स्ट है माल्टोज। माल्टोज भी डाइसैकेराइड है। माल्टोज इज कंपोज्ड ऑफ टू, एक तो अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट है जिसका C1 कार्बन काम में आएगा अल्फा डी ग्लूकोज का, और दूसरा भी अल्फा डी ग्लूकोज है जिसका C4 कार्बन होता है। दो अल्फा डी ग्लूकोज से मिलके क्या बनता है? माल्टोज बनता है, जिसमें एक का तो C1 और एक का C4। उनके बीच में क्या रहता है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज रहता है। सक्रोज में क्या था? C1 और C2 था। ठीक है? और इसमें क्या है? C1 और C4 है, लेकिन दोनों क्या है? मोनोसैकेराइड्स कौन सी है? अल्फा डी ग्लूकोज की है। उसमें अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज था। तो इसमें दो अल्फा डी ग्लूकोज की जो यूनिट्स है उनसे मिलके ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड बनता है C1 और C4 के बीच में, उससे किसका फॉर्म होता है? माल्टोज का फॉर्म होता है। आई बात समझ में? ठीक है? C1 of one glucose is linked to C4 of another glucose unit. The free aldehyde group can be produced at C1 of second glucose. यहाँ पे C1 of second glucose जो है ये वाला, देखो यहाँ पे ये वाला, तो C1 of second glucose में ये जो है ये वाला ग्रुप है, यहाँ पे एल्डिहाइड लगा हुआ था ना, यहाँ पे देखो ये जो सेकंड ग्लूकोज है इसका जो C1 कार्बन है इस पे एल्डिहाइड लगा हुआ था। तो ये एल्डिहाइड क्या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में पार्टिसिपेट कर रहा है? नहीं कर रहा। हालांकि ये वाला तो कर रहा है ना? तो ये वाला तो ऑक्सीडाइज हो नहीं पाएगा, यानी कि ये तो नॉन रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करेगा, लेकिन ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो कर सकता है। ठीक है? तो इस वजह से जो मेल्टोज होगा वो क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ पे ये जो है एल्डिहाइड ग्रुप था ना ग्लूकोज का C1 कार्बन वाला, तो ये अभी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा,
नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। तो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप कैन बी प्रोड्यूस्ड एट C1 सेकेंड ग्लूकोज इन सॉल्यूशन एंड इट शोज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, सो इट इज ए रिड्यूसिंग शुगर। तो माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर क्यों है, इसका कारण क्या होगा कि जो सेकेंड ग्लूकोज होता है उसके C1 कार्बन पे फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रोड्यूस किया जा सकता है, इस कारण ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, जबकि जो सुक्रोज था उसमें फ्री एल्डिहाइड और कीटोन्स अवेलेबल नहीं थे। ठीक है, तो ये माल्टोज में पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। इसमें 2 अल्फा डी ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है इसमें C1 और C4 कार्बन में। ठीक है, ये हो गया माल्टोज। क्लियर है, माल्टोज के बारे में मेन पॉइंट ध्यान में रह जाएंगे। तो ये हो गया। नेक्स्ट है लैक्टोज। लैक्टोज जो होता है मिल्क शुगर भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये जो डाइसैकेराइड है वो मिल्क में पाया जाता है। मिल्क में पाया जाने वाला जो डाइसैकेराइड है वो लैक्टोज होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ बीटा डी ग्लैक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, ये बीटा डी ग्लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से कंपोज किया जाता है। क्या डिफरेंस होता है ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में, यहाँ पे H और ये जो OH है, यहाँ पे OH ऊपर है, H नीचे है, और इसमें OH ऊपर है। ग्लूकोज में जैसे यहाँ पे H ऊपर OH नीचे था, और यहाँ पे देखो H नीचे OH ऊपर, तो ये ग्लैक्टोज हो जाता है ना। इसमें ओरिएंटेशन का डिफरेंस रहता है। ठीक है, बाकी सेम ही है, आप देख सकते हो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। ठीक है, बाकी सब सेम है, बस C1 कार्बन पे जो ग्लूकोज में ओरिएंटेशन होता है वो डिफरेंट हो जाता है ग्लैक्टोज में। ठीक है, तो इट इज कंपोज्ड ऑफ बीटा डी ग्लैक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। द लिंकेज इज बिटवीन C1 ऑफ ग्लैक्टोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज। फ्री एल्डिहाइड ग्रुप में भी प्रोड्यूस है C1 ऑफ ग्लूकोज यूनिट, तो C1 जो है ग्लूकोज यूनिट का उस पर प्रोड्यूस किया जा सकता है, तो ये भी क्या हो जाएगी, रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगी, है ना। ग्लैक्टोज में देखो, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज की स्ट्रक्चर में देखो, यहाँ पे सारा सेम है। यहाँ पे हाइड्रोजन ऊपर होगा, OH नीचे होगा, जो जिसके साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएगा दूसरी अल्फा डी ग्लूकोज के साथ। यहाँ पे जो OH है वो ऊपर है और H नीचे है, बस। ये दोनों है, ये बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर पूरी सेम है ना। बीटा डी ग्लूकोज, ये अल्फा और डी फॉर्म में भी तो डिफरेंस लिया था हमने। ये दोनों एक मिनट देख, अल्फा और बीटा, अल्फा फॉर्म में तो हाइड्रोजन ऊपर OH नीचे C1 पे, और बीटा में OH ऊपर हाइड्रोजन नीचे, और इसमें ये बीटा है तो ये अल्फा है, अल्फा में OH नीचे H ऊपर, बीटा में OH ऊपर H नीचे, सही है। एक देख, एक डिफरेंस है, C4 पे हाइड्रोजन ऊपर OH नीचे ग्लूकोज में, इसमें C4 में OH ऊपर H नीचे। ठीक है, और बीटा है तो OH ऊपर H नीचे C1 पे, C1 पे क्या हो गया, OH ऊपर H नीचे, कहाँ पे, बीटा में। C4 में OH ऊपर H नीचे, यहाँ पे देख, यहाँ पे ग्लूकोज में क्या होता है, H ऊपर OH नीचे, तो C4 का डिफरेंस रहता है। ठीक है, अल्फा बीटा का डिफरेंस तो कहाँ है, C1 पे, और ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में क्या डिफरेंस है, C4 कार्बन का है। C4 कार्बन पे H ऊपर OH नीचे, यहाँ पे C4 कार्बन पे OH ऊपर H नीचे। लगभग मतलब इसमें H और OH का ही डिफरेंस होता है ओरिएंटेशन का। तो ये ग्लैक्टोज हो गया। और अल्फा और बीटा कहाँ पे जाता है, C1 कार्बन के रिलेटिव में। C1 पे H और OH अगर एक दूसरे का अपोजिट हो जाते हैं तो वो अल्फा और बीटा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये लैक्टोज हो गया। और इसमें क्या होता है, डाइसैकेराइड इज फाउंड इन मिल्क, इट इज कंपोज्ड ऑफ बीटा डी ग्लैक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। द लिंकेज इज बिटवीन C1 ऑफ ग्लैक्टोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज। फ्री एल्डिहाइड ग्रुप में बी प्रोड्यूस्ड एट C1 ऑफ ग्लूकोज यूनिट, ग्लूकोज यूनिट का C1 यूनिट है, वहां पे फ्री एल्डिहाइड आ सकता है, तो इस वजह से क्या हो गया, ये रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा।
आई बात समझ में? तो ये क्या है, लैक्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है। ओके, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड्स देखो क्या होती है, इस तरह से जो मोनोसैकेराइड्स होती हैं, जैसे छोटी छोटी मोनोसैकेराइड्स हो गई, इन मोनोसैकेराइड्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, बहुत लंबा कॉम्बिनेशन होता है। जैसे यहाँ पे ये जो सिंबल है, इसका मतलब क्या है, ये आगे भी कंटिन्यू हो रही है। जो किनारे वाले लिंकेज है, इसका मतलब क्या, आगे भी ये कंटिन्यू जा रही है। बहुत लॉन्ग चेन सैकेराइड्स होती है, बहुत सारी मल्टीपल मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स जो होती है इसमें लिंक्ड रहती है। ठीक है, polysaccharides contains a large number of monosaccharide units joined together by glycosidic linkages. These are the most commonly encountered carbohydrates in nature. They mainly act as a food storage or structural material. जो स्ट्रक्चरल मटेरियल है, जैसे जिन मटेरियल से स्ट्रक्चर फॉर्म होती है कोई भी ऑर्गेनिक, जो लिविंग ऑर्गेनिक की, या फिर जो उनका फूड स्टोरेज है, वो किस फॉर्म में होता है, पॉलीसैकेराइड्स के फॉर्म में होता है। इसमें सबसे पहला एग्जांपल है स्टार्च। Starch is the main storage polysaccharides of plants. It is the most important dietary source of human beings. High content of starch is found in cereals, roots, tubers, and some vegetables. It is a polymer of alpha glucose and consists of two components, amylose and amylopectin. ये अल्फा ग्लूकोज का क्या होता है, पॉलीमर होता है। पॉलीमर यानी कि बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किसी बॉन्ड से जुड़े हो, तो वो क्या हो गया, पॉलीमर हो गया। तो ये अल्फा ग्लूकोज का क्या होता है, पॉलीमर होता है। ठीक है, और इसके दो कंपोनेंट है, एक तो होता है एमाइलोज और एक होता है एमाइलोपेक्टिन। अब एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन क्या होता है? एमाइलोज इज वाटर soluble component which constituent about 15 to 20% ऑफ स्टार्च। जो एमाइलोज होता है एक वाटर soluble कंपोनेंट है इस पूरे स्टार्च का, जो 15 से 20% कंपोनेंट रहता है स्टार्च का। केमिकली एमाइलोज इज लॉन्ग अनब्रांच चेन विद 200 से 1000 200 से 1000 अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट्स हेल्ड टुगेदर बाय C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये होता है एमाइलोज। एमाइलोज क्या है, जो अनब्रांच्ड है। और एमाइलोपेक्टिन क्या है, देखो यहाँ पे देखो, जब दो एमाइलोज के बीच में कोई और ब्रांच कनेक्टेड हो जाए दूसरे एमाइलोज की, देखो ये एक अलग एमाइलोज हो गया और ये एक अलग एमाइलोज हो गया। तो एमाइलोज तो क्या है, अनब्रांच्ड अल्फा ग्लूकोज की जो 200 से 1000 यूनिट्स है उनका अनब्रांच हो गया, जिनमें ब्रांचिंग हो नहीं रही। लेकिन अगर ब्रांचेज निकल जाए, दो एमाइलोज या तीन एमाइलोज आपस में ऐसे ज्वाइंट हो जाए किसी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा, तो ये क्या बन जाता है, एमाइलोपेक्टिन बन जाता है। ठीक है, तो एमाइलोपेक्टिन क्या है, एमाइलोपेक्टिन इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड कंस्टिट्यूएंट अबाउट 80 to 85% ऑफ स्टार्च। स्टार्च जो होता है वो पूरा का पूरा ऐसा नहीं है कि जो एमाइलोपेक्टिन से बना हुआ है या फिर एमाइलोज से मिलकर बना हुआ है, उसमें कुछ पोर्शन एमाइलोज का रहता है, कितना, 15 से 20%। ठीक है, और जो एमाइलोपेक्टिन है उसका कितना रहता है, 80 to 85% रहता है स्टार्च का। मान लो कोई स्टार्च का सैंपल लेके आए हो, तो उसमें एमाइलोज भी होता है, एमाइलोपेक्टिन भी होता है, और 15 से 20% तो एमाइलोज होता है, और एमाइलोपेक्टिन कितना होता है, 80 से 85% होता है। एमाइलोज क्या है, जो ग्लूकोज का अनब्रांच्ड पॉलीमर है ना, जिसमें ब्रांचिंग नहीं हो रही अल्फा डी ग्लूकोज का, जो C1 और C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से बॉन्डेड है। लेकिन अगर उसमें ब्रांचेज हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, एमाइलोपेक्टिन हो जाता है। इट इज ब्रांच चेन पॉलीमर अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स इन विच चेन इज फॉर्म्ड बाय C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, वेयरएज ब्रांचिंग अकर्स बाय C1 C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो यहाँ पे ब्रांचिंग किसमें होती है, C1 और C6 जो है, यहाँ पे देखो C1 और C6, तो C1 और C6 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से ब्रांचिंग होती है, और ये क्या फॉर्म हो जाता है, एमाइलोपेक्टिन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है एमाइलोपेक्टिन। डिफरेंस क्लियर है एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में? तो ये सेकंड फर्स्ट पॉलीसैकेराइड है कौन सा, स्टार्च। ठीक है, डाइसैकेराइड्स में हमने दो पढ़े, कौन कौन से पढ़े, एक तो तीन पढ़े सॉरी, कौन कौन सा, एक तो सुक्रोज, एक मैल्टोज और एक लैक्टोज। ठीक है, तो ये डाइसैकेराइड्स थे। डाइसैकेराइड में सुक्रोज, मैल्टोज और लैक्टोज की स्ट्रक्चर्स देखी, उनकी स्ट्रक्चर्स कैसी है। ठीक है, कैसे याद रखोगे, पहले वाले में तो अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज दोनों, दूसरे में दोनों में अल्फा डी ग्लूकोज, और तीसरे में
अल्फा डी ग्लैक्टोज, बीटा डी ग्लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, ये लैक्टोज में होता है। और पॉलीसैकेराइड्स में क्या होता है, जो अल्फा ग्लूकोज होता है उसके पॉलीमर्स होते हैं जो C1 और C4 से लिंकेज रहते हैं। और स्टार्च के दो कंपोनेंट है, एक तो है एमाइलोज और एक है एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, एमाइलोज तो अनब्रांच्ड अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है जो 200 से 1000 जो मोनोसैकेराइड यूनिट्स है अल्फा डी ग्लूकोज की, अल्फा ग्लूकोज की, वो कंटेन करता है। और ये वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, और ये 15 से 20% पार्ट होता है। और जो दूसरा पार्ट है एमाइलोपेक्टिन, वो क्या होता है, जिस अगर मान लो C1 और C6 जो कार्बन उनके बीच में अगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आ जाए तो जो पार्ट बनेगा, जो ब्रांच्ड जो पॉलीमर जो फॉर्म होगा, ब्रांचेस फॉर्म होगी जब एमाइलोज की डिफरेंट डिफरेंट, तो वो क्या कहलाता है, एमाइलोपेक्टिन कहलाता है। वो स्टार्च का 80 to 85% पार्ट होता है और वाटर इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, तो ये स्टार्च के बारे में हमें पॉइंट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज अकर्स exclusively in plants and it is the most abundant organic substance in plant kingdom। सबसे ज्यादा सेल्यूलोज मिलता है प्लांट किंगडम में, abundant organic substance है। it is predominant constituent of cell wall और plant cells। जो plant cells जो होती है, पौधों की जो कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं की जो परत होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। बायो में आप पढ़ते हो, है ना, तो वो सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज इज ए स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड कंपोज्ड ओनली ऑफ बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स which are joined by a glycosidic linkage between C1 of one glucose unit and C4 of next glucose units। ठीक है, तो यहाँ पे C1 और C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज रहता है और बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स जो होता है उनसे मिलके बना होता है ये। ठीक है, और स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड्स होता है, सीधी रेखा का पॉलीसैकेराइड्स ये फॉर्म होता है इस तरह से। तो ये क्या होता है, हमारा सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज के बारे में क्या ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा अबंडेंट पॉलीसैकेराइड है, नेचर में ऑर्गेनिक कम सब्सटेंस है। और जो सेल होती है उसकी वॉल्स होती है सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड्स है जिसमें बीटा डी ग्लूकोज जो होता है, बीटा डी ग्लूकोज, और स्टार्च में क्या था, अल्फा डी ग्लूकोज था, इसमें बीटा डी ग्लूकोज है। और उसकी स्ट्रेट चेन जो है C1 और C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से मिलकर बनी होती है। ब्रांचिंग नहीं होती, केवल स्ट्रेट चेन होता है। स्टार्च में ब्रांचिंग होती है, स्टार्च का लेकिन 15 से 20% पार्ट अनब्रांच भी रहता है जो एमाइलोज होता है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। इसमें इसमें हो गई ये सेल्यूलोज में। नेक्स्ट है ग्लाइकोजीन। The carbohydrates are stored in animal body as a glycogen. It is also known as animal starch because its structure is similar to amylopectin and is rather more highly branched। इसकी ग्लाइकोजिन की जो स्ट्रक्चर है वो लगभग उसकी एमाइलोपेक्टिन के जैसी ही होती है, लेकिन एमाइलोपेक्टिन से ज़्यादा इसमें ब्रांचें पाई जाती है ग्लाइकोजीन में। ठीक है, इसको एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। इट इज प्रेजेंट इन लीवर, मसल्स एंड ब्रेन। When the body needs glucose, enzymes break the glycogen down to glucose। ग्लाइकोजिन इज ऑल्सो फाउंड इन yeast एंड fungi। ठीक है, तो ग्लाइकोजिन मेरे ख्याल से आप बायो वाले हो तो ये फैट होता है, जो फैट होता है, मोटापा होता है, उसमें ग्लाइकोजिन नहीं होता है क्या, जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। मतलब इमरजेंसी जब होती है, मान लो अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है, मान लो हमें फूड इंटेक नहीं लिया है, तो ये क्या होती है, डिजोल्व होती है ना, ये फैट ही डिजोल्व होता है और ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेरे क्लास से ग्लाइकोजिन वही होता है। मतलब फैट जो होता है वो एक इमरजेंसी नीड्स के लिए एक फूड स्टोरेज रहती है, एक एनर्जी का सोर्स होता है। जैसे मान लो कोई मोटा व्यक्ति भूखा रहे, अनशन पे बैठ जाए 5-10 दिन के लिए, तो वो पतला होने लगता है। तो क्यों होने लगता है, क्योंकि ये फैट जो है बॉडी फैट को कंज्यूम करने लगती है और उसको ग्लूकोज में। तो ग्लाइकोजिन वही नहीं है क्या। The carbohydrate are stored in animal body as a glycogen. It is also known as animal starch because its structure is similar to वो तो हो गया, ठीक है, मेरे ख्याल से यही होता है नहीं। कार्बोहाइड्रेट वैसे सारे फैट्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं, है ना। अच्छा नहीं, हाँ मैं अपने भैया से एक बार डिस्कस कर रहा था तो वो मोटापे के बारे में बता रहे थे। मोटापा एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट का एक तरह से बैटरी है हमारे शरीर की, है ना, ग्लाइकोजन स्टोर। चलो अच्छा, फैट तो कार्बोहाइड्रेट ही होता है पूरा। फैट तो फैट तो वही हो गया ना, कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोकार्बन्स।
अच्छा अलग अलग, चलो अलग अलग होते हैं, बढ़िया। ओके, नेक्स्ट लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर इसेंशियल फॉर लाइफ इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बिल्कुल, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। They form a major portion of our food. Honey has been used for a long time as an instant source of energy by Vedas in Ayurvedic system of medicine. Carbohydrates are used as storage molecule as starch in plants and glycogen in animals. जो स्टोरेज मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें स्टार्च जो है वो तो प्लांट्स में होता है और ग्लाइकोजिन एनिमल्स में होता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना। वैसे आपके बायो में तो ये आता होगा, ये है ना, स्टार्च रहती है स्टोरेज मॉलिक्यूल प्लांट्स में और ग्लाइकोजिन रहता है एनिमल्स में। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट्स इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। वी बिल्ड फर्नीचर एटसेट्रा फ्रॉम सेलुलोज इन द फॉर्म ऑफ वुड। जो लकड़ी होती है वो भी सेलुलोज होता है। एंड क्लोथ्स आवरसेल्फ विद सेलुलोज इन द फॉर्म ऑफ कॉटन फाइबर। जो कॉटन फाइबर वो भी सेलुलोज है। दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर मैनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल, पेपर, lacquer and beverages. Two aldopentose, that is D-ribose and 2-deoxy-D-ribose, जो अपन आगे पढ़ेंगे, are present in nucleic acid. Carbohydrates are found in biosystem in combination with many proteins and lipids. तो जो many proteins, lipids, nucleic acids, इनमें भी कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कनेक्टेड रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, बहुत ज़्यादा यूज रहता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है प्रोटीन्स। ओके, तो नेक्स्ट लेते हैं प्रोटीन्स। ये इंडेक्स क्वेश्चन आप ट्राई करना। प्रोटीन्स आर द मोस्ट abundant biomolecules of the living system. Chief sources of proteins are milk, cheese, pulses, peanuts, fish, meats, etc. तो मोस्ट abundant biomolecules है ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिक सिस्टम का। दे अकर इन एवरी पार्ट ऑफ बॉडी एंड फॉर्म द फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ. They're also required for growth and maintenance of body. The word protein is derived from Greek word proteus, which means primary or primary importance. All proteins are polymers of amino acids. तो एक सबसे जो काम की बात हुआ है कि अल्फा एमिनो जो एसिड्स होते हैं, अल्फा एमिनो एसिड्स क्या हो गया, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, यहाँ पे देख सकते हो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। इसकी जो अल्फा पोजीशन है उस पर क्या लगा हुआ है, एमिनो ग्रुप लगा हुआ है ना। कार्बोक्सिलिक ये हो गया अल्फा, ये बीटा आगे चलता रहेगा। तो अल्फा पोजीशन पे एमिनो एसिड्स लगा हुआ है। तो अल्फा एमिनो एसिड्स के जो पॉलीमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स क्या है, अल्फा एमिनो एसिड। यानी कि जो एसिड है हमारा, एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड ही फेमस है, उसी को बोलते हैं एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो अल्फा पोजीशन है उस पर एमिनो ग्रुप लगा होगा और उसी के जो पॉलीमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ओके, और ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अमीनो एसिड्स क्या है। अमीनो एसिड्स क्या होंगे, जो अमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड रखते हो, NH2 और COH ग्रुप रखते हैं, फंक्शनल ग्रुप रखते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अमीनो ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, द अमीनो एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड एज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, सो ऑन। तो अगर मान लो अल्फा पोजीशन पे अमीनो एसिड लगा हुआ है तो अल्फा अमीनो एसिड, नेक्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है बीटा अमीनो एसिड, उससे नेक्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है गामा, डेल्टा। इस तरह से अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स को क्लासिफाई किया जा सकता है। ओनली अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑब्टेन ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन। लेकिन प्रोटीन्स का जब हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो केवल अल्फा अमीनो एसिड्स ही मिलते हैं। ठीक है, बाकी बीटा, गामा, डेल्टा नहीं मिलते हैं। दे मे कंटेन अदर फंक्शनल ग्रुप ऑल्सो। मे कंटेन है ना, हो सकता है कि हो, लेकिन मेजर कौन मिलता है अपन को, अल्फा एमिनो एसिड ही मिलता है। All alpha amino acids have trivial names which usually reflect the property of compound of its source. जितने भी अल्फा एमिनो एसिड्स हैं उनके ट्रिवियल नेम होते हैं। ग्लाइकोसिन, ग्लाइसिन इज सो नेम्ड सिंस इट हैज स्वीट टेस्ट, ग्रीक में ग्लाइकोज मीन्स स्वीट, एंड ट्रायोसिन was first obtained from cheese in Greek. Trios means cheese. Amino acids are generally represented by three letter symbols. Some are letter symbol is also used. Structures of some commonly occurring amino acids along with their three letter, ये टेबल है देखो यहाँ पे। नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स, ये अमीनो एसिड का फॉर्म हो गया। यहाँ पे जो R है, इस R की जगह देखो इस टेबल में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आते जाएंगे। इस R की जगह आ जाएगा हाइड्रोजन, तो ये ग्लाइसिन बन जाएगा। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन हो तो ग्लाइसिन, जिसको GLY से
3 लेटर सिंबल तो इसका GLY है और 1 लेटर कोड क्या है, G है। ऐसे देखो आपको पूरी टेबल में 20 तरह के प्रोटीन्स दिखाई देंगे और सारे के सारे नाम जो है वो क्या है, ट्राइबल नेम है। ग्लाइसिन हो गया, एलेनिन हो गया, अगर मान लो इस R की जगह CH3 आ जाए। वेलाइन हो गया, अगर मान लो R की जगह CH3 का उल्टा CH आ जाए, जिसका 3 लेटर सिंबल तो VAL है और 1 लेटर सिंबल V हो गया। ल्यूसीन हो गया, जहाँ पे CH3 का उल्टा CH2 हो गया, LEU या फिर कैपिटल L, ये सिंबल हो गया इसके। तो इस तरह से 20 टाइप्स के जो प्रोटीन्स हैं उनका आप एक बार रीडिंग मार लेना, स्ट्रक्चर देख लेना, शॉर्ट नेम देख लेना, 3 लेटर और 1 लेटर, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह के प्रोटीन्स हैं। मेनली आप ग्लाइसिन का ध्यान में रखें, ग्लाइसिन और जो सिंपल सिंपल से एलिनिन भी सिंपल सा हो गया, ग्लाइसिन भी सिंपल सा हो गया, बाद वाले कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे काफी। यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप उस R की जगह चेंज होते जाएंगे, ठीक है। ग्लूटामीन, एस्पार्जिन, थ्रेओनीन, सेरीन, साइटीन, ठीक है, अलग अलग तरह के ये प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स का जो क्लासिफिकेशन है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो प्रोटीन्स को दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, एक तो एसेंशियल और एक नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होता है एक तो, और एक होता है एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो कैसे क्लासिफाई करते हैं? एमिनो आर क्लासिफाइड एज एसिड, बेस और न्यूट्रल डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव नंबर ऑफ अमीनो। देखो दो तरह के क्लासिफिकेशन है। एक तो अमीनो एसिड्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज ए एसिडिक अमीनो एसिड्स और बेसिक अमीनो एसिड। यहाँ पे अमीनो एसिड में जो अमीन ग्रुप है वो तो बेस नेचर का होता है, और एसिड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड वो एसिड नेचर का होता है। अगर मान लो हमारा जो अमीनो एसिड बना है कोई, मान लो बहुत पॉलीमर ये क्योंकि है, तो अगर उसमें नंबर ऑफ CnH2 ज्यादा है तो बेसिक नेचर हो जाएगी क्योंकि बेस डोमिनेट करेगा, और नंबर ऑफ COH ज्यादा है तो एसिडिक नेचर हो जाएगा, और दोनों अगर बराबर है तो न्यूट्रल। तो अमीनो एसिड का फर्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन देयर नेचर, जो है बेस अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड और एसिडिक अमीनो एसिड। तो बेस तो कौन सा है जिसमें NH2 ज्यादा है, न्यूट्रल कौन सा है जिसमें NH2 और CH दोनों बराबर है, जिसमें CO2 ज्यादा है वो क्या हो गया, एसिडिक अमीनो एसिड हो गया। तो पहला क्लासिफिकेशन ये हो गया। दूसरा क्लासिफिकेशन है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड एंड एसेंशियल अमीनो एसिड। तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं? जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज्ड होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में जो नेचुरली बनते हैं ना, वो तो होते हैं नॉन एसेंशियल, यानी कि उसको हमें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। लेकिन वो अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में नहीं बनते और उनको बाहर से लेने की हमें जरूरत रहती है इन द फॉर्म ऑफ फूड, डाइट के जो भी है, डाइट हमारा रहता है मिल्क के फॉर्म में इनमें, तो वो अमीनो एसिड्स क्या कहलाते हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहलाते हैं। इस पूरी लिस्ट में जो स्टार्स बना हुआ ना, स्टार, ये देखो स्टार बने हुए ना, स्टार, ये सारे स्टार कौन से हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, यानी कि ये सारे हमें हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं और इनको हमें बाहर से लेना ही पड़ता है। लेकिन जो स्टार नहीं बना हुआ यहाँ पे वो कौन से हैं? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, जो हमारी बॉडी में बनते हैं तो बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्लासिफिकेशन है अमीनो एसिड्स का, ठीक है। तो अभी टाइम हो गया है तो इसको यहीं तक रखेंगे, आगे अपन अमीनो एसिड्स का और ज्विटर आयन और इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ा लास्ट में? क्लासिफिकेशन समझ में आया, एसिड, बेस, न्यूट्रल और एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ओके, तो अमीनो एसिड्स क्या है? अल्फा अमीनो एसिड्स हैं। और अमीनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन वैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा से भी होता है, लेकिन जो अल्फा अमीनो एसिड है हाइड्रोलाइसिस से वो ही मिलता है। तो अमीनो एसिड्स के जो पॉलीमर्स होते हैं वो कौन होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। अल्फा अमीनो एसिड्स के प्रोटीन्स, पॉलीमर्स वो प्रोटीन्स होते हैं। ओके, तो अभी के लिए इतना ही।